वेलकम बैक टू एनवी लर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉयलर इंजीनियरिंग के ए और बी क्लास के पेपर, और जिसमें हम देखेंगे कि पेपर कौन सा आया है और उसके कुछ सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। मार्च अप्रैल 2023 रिसेंटली जो पेपर आए हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साल्ट का पेपर जो है वो क्या आया था। साल्ट का पेपर बहुत ही आसान पेपर आया था। और सबसे पहला सवाल है, दर्ज झैल पर नोट तहरीर करें। नंबर 1, इंडस्ट्रियल सेफ्टी प्रोग्राम के फ़ायद, रिस्क के तरीक़ाकार। इंडस्ट्रियल सेफ्टी की तारीफ़ लिखनी थी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी प्रोग्राम के फ़ायद बिल्कुल ही आसान। मतलब इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या होती है? ऐसे अवामिल जो हमारे वर्कर्स की फ़लाह व बहबूद पर असरअंदाज होते हैं, उनका जो है वो मुताला किया जाता है और उनको जो है एलिमिनेट करने या ख़त्म करने के लिए जो इक़दामात किए जाते हैं वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी है। मतलब मैं इस आपको ऐसे कंसेप्चुअली बता रहा हूँ, वर्डों में बुक में देखेंगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। इसी तरह इंडस्ट्रियल सेफ्टी प्रोग्राम के फ़ायदे जैसे हमारी जो है वो प्रोडक्शन लॉस कम हो जाती है। उसके अलावा जो है कंपनी की जो है रेपुटेशन है वो अच्छी होती है। उसके अलावा जो है हमारे वर्कर्स के जो है वो बच जाते हैं, जिससे ओवरऑल हमें फ़ायदा होता है। इस तरह रिस्क आइडेंटिफिकेशन के तरीक़ेकार ये भी इसमें अपना बुक में लिखे हुए हैं, जो कि साल्ट की बुक है तलत साहब की। तो ये था। सवाल नंबर 2 है, कन्फाइंड स्पेस क्या होते हैं और इन्हें सेफ कैसे किया जा सकता है। 4 एग्ज़ाम की फ़ायर पर नोट लिखें। बिल्कुल ही आसान सवाल। जो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कन्फाइंड स्पेस क्या होती है। ये भी साल्ट की बुक में से ही क्वेश्चन आया है। और कन्फाइंड स्पेस ऐसी जगह को कहते हैं जो बिल्कुल कंजेस्टेड जगह होती है, नॉर्मल रहने के लिए नहीं होती। उसके एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और ऑक्सीजन की मिकदार जो है वहाँ पे कम हो सकती है। इस तरह की जो है वो जगह कन्फाइंड स्पेस कहलाती हैं। इस तरह फ़ायर के जो है वो तहरीर 4 इकसाम कौन सी होती है? ए, बी, सी, डी 4 किस्म की फ़ायर होती हैं। और सवाल नंबर 3 है, ऑटोमेशन पर नोट तहरीर करें। कंट्रोल लूप, ओपन लूप और क्लोज़ लूप पर नोट तहरीर करें। तो ये भी आपको मिल जाएगा तलत साहब की बुक में से। इंस्ट्रूमेंटेशन की तारीफ़ और इंस्ट्रूमेंटेशन की इकसाम पर नोट तहरीर करें। उसके अलावा सवाल नंबर 4 है, पावर हाउसेज़ में यूटिलिटी की हदूद तहरीर करें। पीएलसी के फ़ायदे और नुकसानात पर नोट तहरीर करें। डीसीएस और पीएलसी में क्या बुनियादी फ़र्क है? ये भी आपको बुक में से मिलेगा। सवाल नंबर 5 है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की इकसाम पर नोट तहरीर करें और ये कंप्रेसर किस किस्म के इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर किस तरह दूसरे कंप्रेसर से फ़ायदा मंद है। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में भी कुछ ना कुछ बुक में लिखा हुआ है। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की एग्ज़ाम में जो है 2 किस्म के सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होते हैं, रेडियल होते हैं और एक्सियल होते हैं। और रेडियल में जो है, एक्सियल जो है वो बहुत ज़्यादा फ़्लो के लिए इस्तेमाल होते हैं और रेडियल जो है वो कम फ़्लो के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमारी दुकानों पे ब्लोअर वगैरह इस्तेमाल होता है तो वो रेडियल फ़्लो जो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होते हैं। और एक्सियल जो है वो ज़्यादातर हमारी गैस टरबाइन वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें फ़्लो चाहिए होता है। और उसके अलावा जो है ये कंप्रेसर किस किस्म की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं? ये हर छोटी-बड़ी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। केमिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी जो है टेक्सटाइल हो, छोटी से छोटी सब इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर किस तरह दूसरे कंप्रेसर से फ़ायदेमंद है? सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इस तरह दूसरों से फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें रोटेटिंग पार्ट बहुत कम होते हैं, मेंटेनेंस इसकी कम होती है और उसके अलावा ये सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स के तहत काम करता है और ये बहुत ज़्यादा फ़्लो जो है वो हमें दे सकता है, बहुत ज़्यादा फ़्लो देता है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम होती है, इसमें जो मूविंग पार्ट्स हैं वो कम से कम होते हैं। उसके अलावा सवाल नंबर 6, वर्क परमिट किस तरह इशू किए जाते हैं? इसकी इकसाम तहरीर करें। और एस्टीमेट और कास्टिंग पर नोट तहरीर करें। कूलिंग टावर की इकसाम तहरीर करें। और ये जी सवाल नंबर 6 है। तो वर्क परमिट किस तरह इशू किया जाता है? जो इंडस्ट्रीज़ में दोस्त काम कर रहे हैं उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, तो थोड़ा मोटा-मोटा बता देता हूँ। असल में आगे के पेपर भी जो हैं वो हमने देखने हैं, तो थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो वर्क परमिट प्रोसीजर ये होता है कि बेसिकली वर्क परमिट जो है, वर्क परमिट कहते हैं
एक इजाज़तनामा होता है। जब इंडस्ट्री में आप काम करते हैं किसी इक्विपमेंट पे, फ़र्ज़ करेंगे आपका कोई पंप ख़राब हो गया है, अब उस पंप को आपने ठीक करवाना है, तो प्लांट के अंदर जो है मेन जो हमारी एजेंसी होती है जिसको ऑपरेशन स्टाफ कहते हैं, बाज़ औक़ात उनको प्रोडक्शन स्टाफ भी कहा जाता है, जिसमें ऑपरेटर हज़रात होते हैं, तो उनका जो है ज़िम्मेदारी होती है कि पंप को हैंड ओवर करना होता है। इसी तरह एक और एजेंसी होती है जिसको मेंटेनेंस एजेंसी कहते हैं। मेंटेनेंस में आपकी मशीनरी आ जाती है, स्टेशनरी आ जाती है, इंस्ट्रूमेंट आ जाती है, इलेक्ट्रिकल आ जाती है। तो अब देखना यह है कि कोई पंप ख़राब हुआ है, तो उसमें ख़राबी कौन-सी उसके हिस्से में हुई है, या उसकी पंप साइड पे ख़राबी हुई है तो आप मशीनरी से रब्ता करेंगे। अगर उसकी कोई पाइपलाइन लीक कर गई है तो आप स्टेशनरी से रब्ता करेंगे। इसी तरह अगर उसकी मोटर जल गई है तो आप इलेक्ट्रिकल से रब्ता करेंगे। तो परमिट इशू करने का तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले जो है उसकी प्रिपरेशन की जाती है। ऑपरेटर क्या करता है, पंप को बंद करता है और बंद करने के बाद जो है उसको आइसोलेट करता है, उसके वाल्व बंद करता है, सक्शन, डिस्चार्ज जो भी आइसोलेशन है उसकी मैकेनिकल आइसोलेशन वो करता है। उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकली आइसोलेट किया जाता है। इलेक्ट्रिकली आइसोलेट का मतलब ये है कि जैसे घरों में तो कोई मोटर वगैरह जब कोई मिस्त्री बनाने आता है तो हम उसका बटन बंद कर देते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ में ये प्रैक्टिस होती है कि उसका जो ब्रेकर होता है उसको जो है वो बंद कर दिया जाता है। बाज़ औक़ात उसको रैक आउट भी कर दिया जाता है, और कुछ इंडस्ट्रीज़ में जो है वो ब्रेकर के ऊपर ताले लगा दिए जाते हैं, छोटे-छोटे ताले, ताकि कोई बाहर से बंदा आके उसको ऑपरेट ना कर सके। तो पंप को तैयार कर लिया जाता है, यानी कि उसको बंद करके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन कर ली जाती है। उसके बाद जो है मशीनरी को बुलाया जाता है, यानी कि अगर पंप साइड पे मसला है तो आप डेफ़िनेटली आप मशीनरी को बुलाएँगे। मशीनरी वाला बंदा आएगा और फिर ऑपरेशन का सुपरवाइज़र जो भी शिफ्ट इंचार्ज होता है वो भी आ जाता है। तो ऑपरेशन का जो शिफ्ट इंचार्ज होता है वो क्या करता है, पहले देखता है कि जो मेरे ऑपरेटर ने पंप को तैयार किया है वो सही किया है या नहीं किया, यानी कि उसने वाल्व सही से बंद किए हैं, उसने ब्रेकर सही से जो है वो बंद किया है नहीं किया। तो सुपरवाइज़र अपने ऑपरेटर के काम को चेक करेगा, फिर वो एक वर्क परमिट जो है वो बना कर देगा, जिस पे वो अपने साइन करेगा, और उसके बाद वो परमिट जो है वो ऑन द स्पॉट जहाँ पे काम होना है उधर ही आपका जो है सुपरवाइज़र आएगा ऑपरेटर का, और वो देगा अपने ऑपरेटर को परमिट। फिर ऑपरेटर क्या करेगा, उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा तमाम चीज़ों को वेरीफाई करके। फिर ऑपरेटर जो है सिग्नेचर करने के बाद जो आपका मशीनरी का बंदा है या जो बंदा काम करने आया उसको देंगे। वो फिर चेक करेगा कि हाँ भाई, इसने जो लिखा है कि ये वाल्व बंद है तो क्या वो वाल्व बंद है, इसने लिखा है कि ब्रेकर बंद है तो क्या ब्रेकर बंद है। फिर वो जो मेंटेनेंस का बंदा है मशीनरी का, वो तमाम चीज़ें वेरीफाई करके सिग्नेचर कर देगा। तीनों बंदों के सिग्नेचर हो जाएंगे। अब उस परमिट की दो कापियाँ होती हैं, एक हार्ड कापी होती है, एक सॉफ्ट कापी। तो वो हार्ड और सॉफ्ट कापी एक्सचेंज कर ली जाती है। सॉफ्ट कापी ऑपरेटर रखता है, हार्ड कापी जो है वो मशीनरी वाला जहाँ पे काम करना होता है उस पंप के साथ कहीं लटका देता है। फिर उस पंप पे काम शुरू हो जाता है, तो काम जब कंप्लीट हो जाता है मशीनरी वाले काम को कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या है जी, परमानेंट वापस ऑपरेटर सॉफ्ट कापी लेके आता है, और वहाँ पे जो है हाउस कीपिंग चेक करके कि भाई इस बंदे ने काम सही किया है, हाउस कीपिंग ठीक हुई है, कोई गंद तो नहीं है, तो उसको जो है फिर साइन करेगा ऑपरेटर कि हाँ भाई मैं साइन कर रहा हूँ, इसने काम कर लिया है और सफाई भी कर दी है। फिर उसके बाद मशीनरी वाला बंदा जो है उसके ऊपर साइन करेगा और परमानेंट जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। तो परमानेंट क्लोज़ हो जाएगा, उसके बाद ऑपरेटर अपना पंप जो है वो नॉर्मली एज़ पर प्रोसीजर सर्विस में ले लेगा। तो ये होता है बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, जो मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें ये वर्क परमिट इशू करने का जो है वो तरीक़ाकार होता है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया है वैसे ही पेपर में लिखना था, तो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ऐसे ही लिखना था। वर्क परमिट इशू का मैंने तरीका बता दिया, उसकी इकसाम बहुत सारी होती हैं वर्क परमिट की, जैसा कि व्हीकल एंट्री परमिट होता है, कोल्ड होता है, हॉट परमिट होता है, इलेक्ट्रिकल परमिट होता है, इंस्ट्रूमेंट परमिट होता है। उसके अलावा लिफ्टिंग ओवर परमिट या जिसे रिगिंग परमिट कहते हैं वो होता है, और रेडियोग्राफी परमिट होता है, सिविल का परमिट होता है। तकरीबन 9 के करीब परमिट्स की इकसाम है। उसके अलावा एस्टिमेशन और कॉस्टिंग में फ़र्क तहरीर करें, ये तलत साहब की बुक में आखिरी चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है। और एस्टिमेट किसी चीज़ के बनने से पहले जो उसका तखमीना लगाया जाता है उसको एस्टिमेट कहते हैं, और कॉस्टिंग कहते हैं जब कोई चीज़ बन जाती है तो उसके बाद उसका जो है जब रेट मुख्तस किया जाता है तो उसको कहते हैं कॉस्टिंग। मज़ीद इसकी डिटेल बुक में लिखी हुई है, आप पढ़ लेंगे। कूलिंग टावर की इकसाम पर तहरीर करें। कूलिंग टावर की इकसाम जो है
2 बेसिकली एग्ज़ाम के होते हैं, बल्कि 3 होते हैं जो कि हमारे इस्माइल की बुक में यूटिलिटीज़ में लिखा हुआ है। एक तो ड्राफ्ट के हिसाब से होते हैं, मैकेनिकल ड्राफ्ट हो गए, मैकेनिकल में इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स्ड ड्राफ्ट होते हैं। इसी तरह नेचुरल ड्राफ्ट हो गए, और उसके अलावा वेट टाइप और ड्राई टाइप कूलिंग टावर होते हैं। ये आप देख सकते हैं बुक से मज़ीद इसकी डिटेल। और क्वेश्चन नंबर 7 है, एक प्रेशर वेसल और बॉयलर की इंस्पेक्शन टेक्निक, कौन सी इंस्पेक्शन टेक्निक इस्तेमाल होती है? एनडीटी। यानी कि एक प्रेशर वेसल और बॉयलर में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स कौन सी हैं जो इस्तेमाल होती हैं, तफसील से बयान करें। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक में जो है विजुअल होती है, किसी इक्विपमेंट की मदद से आप जो है उसकी करते हैं, जैसे कि बोरोस्कोप हो गया। इसकी तमाम डिटेल आपको बुक में से मिल जाएगी तलत साहब की। और इसका बे है, बॉयलर एक्ट में थर्ड पार्टी के रूल्स की तफसीलात वजाहत से बयान करें। तो बॉयलर एक्ट में थर्ड पार्टी रूल्स की तफसीलात वजाहत से बयान करें, यानी कि थर्ड पार्टी जो होती हैं, जो बॉयलर की इंस्पेक्शन करने के लिए आती हैं, तो उनकी रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं वो बतानी होती हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 8, एक्ट रूल्स आर्डनेंस पर नोट लिखें। किसी बॉयलर के हादसे की रिपोर्ट चीफ इंस्पेक्टर बॉयलर को तहरीर करें और हादसे की वजूहात और आइंदा के लिए मशवरा भी दें ताकि हादसात को रोका जा सके। तो एक्ट, ऑर्डिनेंस और रूल्स ये तो बहुत ही आसान है, किताब तलत साहब की बुक लॉ वाले चैप्टर में लिखे हुए हैं। उसके अलावा किसी बॉयलर के हादसे की रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट लिखना बिल्कुल आसान है, आपने जो चीफ इंस्पेक्टर को रिपोर्ट लिखनी है, जैसे हम कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, टू द चीफ इंस्पेक्टर बॉयलर बोर्ड, ऐसे करके आपने कोई भी इंसिडेंट बॉयलर का जो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से गुजरा हो, जैसे बॉयलर पे कोई बैक फायर हो गई है, या बॉयलर जो है वो बॉयलर की जो है सेफ्टी पीएसवी जो है वो पॉप नहीं हुई, जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी बंद करना पड़ा, या पीएसवी पॉप हुई है तो वो डैमेज हो गई है, तो इस तरह का कोई भी इंसिडेंट आप अपनी ही ज़बान में उसको लिख के जो है उसकी वजूहात और आगे के जो लाहे अमल है वो आप लिख कर जो है वो कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान पेपर था देखा जाए तो। इसमें से सिर्फ 5 सवाल करने थे और 8 सवाल दिए हुए थे। कोई भी 5 सवाल ईज़ी से आप उठा के कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, ये है ड्राइंग का पेपर। तो ड्राइंग का पेपर भी बहुत ही ज़्यादा आसान पेपर आया था। अक्सर औक़ात बड़े मुश्किल पेपर आ जाते हैं, लेकिन इसमें जो है आसान सा एक पेपर आया था। इसमें सिर्फ 2 ही व्यू बनाने थे। एक तो बनानी थी, बेरिंग बुश दिया हुआ है, तो इसमें एक तो एलिवेशन बनानी थी हाफ सेक्शन में, और दूसरा जो है इसकी जो है प्लेन या टॉप व्यू बनाना था। मैं इसका आपको सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ साथ में, आगे चल के इस ड्राइंग को कैसे बनाना है। उसके अलावा कुछ थ्योरी आई थी ड्राइंग में। थ्योरी, ड्राइंग की मुख्तलिफ इकसाम के नाम लिखें। ड्राइंग की इकसाम ये इस्माइल आबिद की बुक जो है ड्राइंग की उसमें दी हुई हैं, जिसमें डिटेल ड्राइंग होती है और टेक्निकल ड्राइंग होती है। इस तरह और भी काफ़ी सारी ड्राइंग की इकसाम है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके अलावा मुस्तकिल और आर्जी फास्टनर कौन से होते हैं? मुस्तकिल और आर्जी फास्टनर मतलब ऐसे वो होते हैं जो कि दो कपलिंग को या दो शाफ्ट को जोड़ने के काम आते हैं। जैसे कि आर्जी में अगर फास्टनर की बात करूं तो काटर हो गई, पिन हो गई, कपलिंग हो गई, जिनको आप बगैर तोड़े जो है वो निकाल सकते हैं, या थोड़ा बहुत तोड़ के निकाल सकते हैं, वो आर्जी होते हैं। मुस्तकिल में आपकी जो है, जैसा कि आपकी वेल्डिंग हो गई, सोल्डरिंग हो गई, ब्रेजिंग हो गई। वेल्डिंग जो है वो आपका मुस्तकिल फास्टनर है, क्योंकि आप जब एक दफ़ा वो हो जाती है तो फिर वो टूटे बगैर किसी चीज़ को वो निकाल नहीं सकते आप। इसी तरह ऑटो कैड की तारीफ़ और फ़वाइद लिखें। ये ऑटो कैड जो है नया मुतारिफ़ करवाया है इस साल इन्होंने। ऑटो कैड के कुछ जो है चीज़ें इन्होंने इसमें डाली हैं, लेकिन बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ऑटो कैड जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहते हैं। इसमें जो है 2D 3D व्यू आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, और इसमें बने बनाए व्यूज़ भी पड़े होते हैं। तो मशीन डिज़ाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। इस तरह इसके जो है वो 2-4 फ़ायदे लिखने थे। और उसके अलावा 10,000 में से कोई 3 कमांड की वजाहत करें। तो ये कमांड होती हैं जो कि ऑटोकैड में इस्तेमाल होती हैं। कोई सी 3 लिखनी थी, जैसे मैटलैब हो गया, और उसके अलावा ऊप्स हो गया, या कलर हो गया। ऊप्स 1-2 मैं बता देता हूँ। ऊप्स जो है रिसेंटली डिलीटेड, कोई आपने टैब डिलीट किया या कोई चीज़ डिलीट की है, तो उसको रिकवर करने के लिए जो है वो ऊप्स इस्तेमाल होता है। इस तरह मैटलैब जो है वो लाइब्रेरी को कहते हैं। ऑटोकैड के अंदर एक लाइब्रेरी होती है जिससे आप कोई भी शेप जो है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो मैटलैब होती है। इस तरह कलर जो है, कलर किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर सिलेक्शन को जब हम करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या कलर देना है,
तो उसका ये जो फंक्शन है वो कलर कहलाता है। बहुत ही आसान कीज़ हैं इसकी, कोई 15-20 कीज़ होंगी, वो याद कर लें तो उसमें से ये आती हैं। पहली दफ़ा ये आई हैं ड्राइंग के पेपर में। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर के बड़े हिस्सों के नाम और काम की वजाहत करें। ये तो कोई बहुत ही आसान सवाल है। हर बंदे को पता है कि कंप्यूटर में सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है और मॉनिटर होता है, और इन सब के काम भी आपको पता ही होंगे। कीबोर्ड टाइपिंग के लिए होता है, माउस माउस जो है वो 3 डिग्री पे वो मूव करता है और चीज़ों के को ओपन क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस मॉनिटर चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। सीपीयू जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसमें तमाम का तमाम प्रोसेसिंग हो रही होती है। उसके अलावा फ्री हैंड स्केच। अच्छा जी, फ्री हैंड स्केच जो है अगर आप ड्राइंग के सिलेबस में देखें तो कंपलसरी है, यानी कि 10 नंबर का फ्री हैंड स्केच लाजमी आएगा। ये इन्होंने अब सिलेबस के मुताबिक पेपर बनाना शुरू कर दी हैं। तो इसमें फ्री हैंड स्केच बनाना था, यानी कि हाथ से ही बनाना था। इसमें कोई पैमाने या इसने लिखा हुआ है स्केल का इस्तेमाल करें, लेकिन लाजमी नहीं है कि फ्री हैंड स्केच आपने हाथ से ही बनाना होता है। तो इसका जो है फ्रंट व्यू बनाना है और इसका जो है आपका टॉप व्यू बनाना है। तो बहुत ही आसान से सवाल थे। ये था ड्राइंग का पेपर जनाब। अच्छा, अब ये ड्राइंग है जो मैं बता रहा था, जो बनानी थी। इसका ये तीसरा व्यू तो उसने नहीं कहा हुआ था, लेकिन ये इस तरह बननी है। इसका जो फ्रंट व्यू है ये ऊपर वाला है, नीचे वाला इसका प्लेन या टॉप व्यू है, और ये राइट साइड पे इसका आप साइड व्यू देख रहे हैं। एक ये भी आप देखें, ये बिल्कुल थोड़ी सी साफ़ करके बनी हुई है। इस तरह ये ड्राइंग जो है हमें बनानी थी। ये ड्राइंग इस्माइल आबिद की बुक में भी मौजूद है। तकरीबन कोई 88 पेज पे या 89 पेज पे आगे पीछे करके कहीं ये ड्राइंग दी हुई है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं स्टीम जनरेशन के पेपर की तरफ। तो सवाल नंबर 1 है कि सॉरी, स्टीम का नहीं है, मैथ का पेपर है। सवाल नंबर 1 था, एक कंपोजिट फायर ट्यूब बॉयलर की स्टीम जनरेशन कैपेसिटी और बॉयलर हॉर्स पावर मालूम करो। वाटर बाल्स की तादाद 45 जमा 45 यानी कि 90 है, जिनका कुतर 52 मिलीमीटर है और एक ट्यूब की लंबाई 6 मीटर है। ये बॉयलर की हीटिंग सरफेस से रिलेटेड जो है एक सवाल था। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में जो मैथ का पेपर था मार्च 2022 का, इसका सलूशन भी अपलोड कर दूँ। तो फ़िलहाल तो अभी हम ये सवाल ही देख लेते हैं कि क्या आए थे, सलूशन अगली वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। और सवाल नंबर 1 है कि कंपोजिट बॉयलर के, ये हीटिंग सरफेस का सवाल है, इसमें से ना बेसिकली हीटिंग सरफेस निकालनी थी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, चिमनी की इकसाम बयान करें। बॉयलर पर चिमनी लगाने के लिए कौन सी एहतियातें ज़रूरी हैं। और एक चिमनी की हीटिंग, ये कुछ स्टीम का सवाल इसने उठा के दे दिया है कि चिमनी की इकसाम बयान करें, और चिमनी लगाते वक्त कौन सी चीज़ें एहतियात की ज़रूरत होती है। तो चिमनी की इकसाम आपको पता है कि माइल्ड स्टील की होती हैं, कंपोजिट मटेरियल की होती हैं और कंक्रीट की होती हैं। एहतियात क्या करनी होती है, एहतियात ये है कि आपने उसकी कॉस्ट देखनी है और उसके आपने ड्राफ्ट के हिसाब से लगाना है, और आपने जो है गैसों को प्रॉपर वेंट हाइट के प्रॉपर इसकी हाइट रखनी है, ताकि आपकी जो गैसेस हैं वो प्रॉपरली वेंट हों, आपका फ्यूल अच्छी तरह से जले। और एक चिमनी की बुलंदी मालूम करनी है, जिसमें जो है उसने 0.8 इंच के बराबर ड्राफ्ट पैदा करे। बैरूनी और अंदरूनी हवा का दर्जा हरारत बेतरतीब 90 और 500 फ़ारेनहाइट है। चिमनी की हाइट मालूम करनी है। इसका फार्मूला बहुत ही आसान है, 0.52 मल्टीप्लाई बाई एच इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ये आप FPS की बुक में से देखेंगे तो चैप्टर नंबर 3 में आपको ये मिल जाएगा सवाल। उसके अलावा सवाल नंबर 3 है, एक स्टीम पाइप का साइज़ मिलीमीटर में मालूम करो, जिसमें 16,000 पाउंड स्टीम फ़ी घंटा और 40 मीटर फ़ी 250 PSI एब्सोल्यूट पर। अच्छा, इसमें से ना 8 के करीब तकरीबन कुछ सवाल SI सिस्टम में से आए हैं। तो इस पेपर को आप वैसे देख लें, अगले में इंशाल्लाह इसका सलूशन भी अपलोड करूँगा, और बुक का पेज नंबर भी मैं बता दूँगा कि कौन से पेज नंबर से जो है ना ये सवाल उठाए गए। तो अभी हम आगे चलते हैं, स्टीम के पेपर की तरफ आ जाते हैं। तो स्टीम का पेपर है, सवाल नंबर 1 है, बुनियादी हिस्सों को दिखाते हुए खाके की मदद से फ्लूइडाइज। अच्छा जी, सवाल नंबर 1 है, बुनियादी हिस्सों को दिखाते हुए फ्लूइडाइज बेड बॉयलर के काम करने के असूल की वजाहत करें। और इसका बी पार्ट है, डी सुपर हीटेड स्टेशन का खाका बनाएं, मुख्तसर इसके काम की वजाहत करें। सवाल नंबर 2 है, नंबर 1, रैंकाइन और कार्नाट साइकिल के दरमियान फ़र्क।
क्वेश्चन नंबर 2 है रैंकाइन और कार्नाट साइकिल के दरमियान फ़र्क बयान करें और एंथैल्पी और एंट्रोपी के दरमियान फ़र्क, स्क्रबिंग क्या होती है, बॉयलर के अखराज में नॉक्स और सॉक्स को किस तरह बेहतर बनाया जाए, डीमिनरलाइजेशन क्या होती है और इस अमल में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी केमिकल्स लिखें। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है दर्ज झैल पर मुख्तसर नोट लिखें। अच्छे कम्बशन के लिए ज़रूरी हालात की फ़हरिस्त बयान करें। अच्छे कम्बशन के लिए 3 T's वाला जो फार्मूला है वो इस्तेमाल होता है। इजाफी धुएं की वजूहात और इसे मामूल पर लाने के तदारुक पर तबादला ख्याल करें। ईंधन के कम्बशन के सिलसिले में एयर ड्राफ्ट का मकसद, जदीद बॉयलर में इस्तेमाल होने वाले बहाव की पैमाइश की तकनीक पर एक मुख्तसर नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 है बॉयलर का मुआयना कैसे किया जाना चाहिए, मुआयने के लिए सबसे अहम चीज़ें क्या हैं। वजाहत करें कि एक प्लांट में एक संगीन हादसा कैसे पेश आ सकता है जहां किसी बॉयलर की लाइनें एक ही हेडर में खारिज होती हों। बॉयलर के ज़्यादा देर तक महफूज रखने में आपको क्या हिदायत तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। वैक्यूम पंप क्या है, इसका मकसद क्या है, बयान करेगा ये किस तरह काम करता है। रोटरी पंप के क्या फ़ायदे हैं, ये कैसे काम करता है, एक सादा खाका तैयार करें। बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग में वेल्डिंग के नुकाइस की वजाहत करें। पाकिस्तान में बॉयलर के EPA के मयार पर बहस करें। सवाल नंबर 6 लुब्रिकेंट क्या है, अच्छी लुब्रिकेंसी करने वाले तेल की ज़रूरी खसूसियात का जिक्र करें। गर्म पानी के अमल से काम करने वाले सॉफ्टेंस पर बहस करें। चूने के गर्म पानी के सोडा सॉफ्टन पर सोडियम जियोलाइट और सॉफ्टेंस का फ़ायदा बयान करें। क्वेश्चन नंबर 7 है मुख्तलिफ़ इक़साम के जोहरी अमल क्या होते हैं, जोहरी तवानात की पैदावार में हर एक की अहमियत की वजाहत करें। पावर प्लांट में जोहरी शुआओं से सेहत के अखराज के मसाइल पर बहस करें। गंदे पानी की सफाई क्या है, ये क्यों है ज़रूरी है, इस प्लांट के बुनियादी अज्जा की वजाहत करें। दर्ज झैल इस्लाहात की वजाहत करें। क्रिटिकल और सब क्रिटिकल बॉयलर, फटीग, क्रीप, अब्रेशन और पानी की हार्डनेस, हैवी मेटल्स, प्री इग्निशन, स्लैग, LHV लोअर हरारती वैल्यू और ग्रॉस हीटिंग वैल्यू के दरमियान फ़र्क, पानी को बुखारात बनाने की लेटेंट हरारत, इन सब की डेफिनेशन लिखनी थी। ये तो था स्टीम का पेपर था, बहुत लंबा चौड़ा पेपर मुख्तसर करके इन्होंने किया हुआ था, इसको छोटे छोटे सेक्शंस पर डिवाइड किया हुआ था। तो काफ़ी सवाल आपको इसमें की बुक में से और रेड बुक है एक स्टीम की, उसमें से आपको कुछ सवाल मिल जाएंगे। कुछ सवाल इसमें से जो है वो बाहर से आए हुए हैं, जो कि आपको सर्च करने पड़ेंगे गूगल वगैरह से। ये पेपर मुश्किल नहीं था स्टीम का, उन लोगों के लिए आसान है जो कि प्रैक्टिकली किसी भी प्लांट पे काम करते हैं। तो प्रैक्टिकली ये जो है वो आसान था, इतना मुश्किल नहीं था।